हे गाइस व्हाट्स अप। मैं हूं दिग्विजय साहनी और इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी पर डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स क्या क्या हैं और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ क्या क्या है। तो मेरी मॉनेटरी पॉलिसी पर कुछ 3 से 4 वीडियो आएंगी जिसमें हम पूरी मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स क्या क्या हैं, इसका यूज़ क्या क्या है, जैसे कि एनडीटीएल क्या होता है। तो एनडीटीएल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे केस रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आइए देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या यूज है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करती है, क्या मेजर्स लेती है कि हमारी कंट्री की महंगाई कंट्रोल में आए, इन्फ्लेशन रेट को वो कम कर सके और साथ में ग्रोथ को भी बढ़ा सके, कंपनी की इकोनॉमी की ग्रोथ को भी बढ़ा सके और इन्फ्लेशन को भी कम कर सके, मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें हम इस पूरी सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एनडीटीएल क्या होता है, क्योंकि एनडीटीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि एनडीटीएल के बेसिस पे ही हम सीआरआर समझेंगे जो कि केस रिजर्व रेशो है। हम एनडीटीएल के बेसिस पर ही केस रिजर्व रेशो समझेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो समझेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक्स एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नेट डिमांड का मतलब होता है जो पब्लिक ने पैसा बैंक में जमा किया है, पब्लिक ने या कंपनी ने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, तो वो पैसा पब्लिक या कंपनी अपनी डिमांड पे, मतलब पब्लिक या कंपनी जब चाहे उस पैसे को निकाल सकती है, उस पैसे को हम कहते हैं नेट डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग्स अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो पब्लिक, हम और आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो पैसा हम एनी टाइम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। हम जब चाहें ऑन डिमांड वो पैसा बैंक से ले सकते हैं। इसमें डिमांड ड्राफ्ट भी इंक्लूड होता है। तो नेट डिमांड में क्या क्या चीजें हैं? पहला सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट एंड डिमांड ड्राफ्ट। इन तीनों चीजों के अंदर हम बैंक से एनी टाइम पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम टाइम लायबिलिटीज क्या होती है? टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, जो हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बैंक हमको देती है। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे मान लीजिए आपने 5 साल के लिए 10 लाख रुपए फिक्स करा दिए, जो 5 साल के बाद आपको मैच्योर वैल्यू मिलेगी 13.5 लाख रुपए, ठीक है, 13.5 लाख रुपए आपको मैच्योर वैल्यू मिलेगी। तो वो पैसा जो है, जो मैच्योर अमाउंट है, वो आप अमाउंट आफ्टर 5 इयर्स ऑफ पीरियड के बाद ही निकाल सकते हैं बैंक से, ठीक है। तो वो होता है टाइम लायबिलिटी, जो हमको एक समय के बाद, एक पीरियड के बाद, एक अवधि के बाद हमको मिलेगा, वो होता है टाइम लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि बैंक का वो खुद का पैसा नहीं है, बैंक का वो उत्तरदायित्व और बैंक की वो जिम्मेदारी है, वो बैंक का अपना पैसा नहीं है। बैंक ने पब्लिक से लिया है 5 साल के लिए, 5 साल को प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ बैंक उस पब्लिक को वापस कर देगी, इसलिए इसको लायबिलिटी बोला है। टाइम इसलिए है, टाइम लायबिलिटी इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेट डिमांड क्या होता है और टाइम लायबिलिटी क्या होती है। नेट डिमांड मतलब आप जब चाहे अपना पैसा सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट से या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए बैंक से पैसा अपना निकाल सकते हैं। टाइम लायबिलिटी के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो टाइम लायबिलिटी आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मिलेगा, एक निर्धारित अवधि के बाद, एक निर्धारित समय सीमा के बाद आपको पैसा मिलेगा बैंक से, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने बता दिया आपको, लमसम अमाउंट हम बैंक में ले जाके जमा करते हैं 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो जितना टाइम के लिए हमने बैंक में वो पैसा जमा किया, उस टाइम के बाद, उस टाइम की एक्सपायरी के बाद वो पैसा हमको मिलेगा। एक और पॉइंट है यहाँ पे नोट करने के लिए कि आपने अगर फिक्स्ड डिपॉजिट किया है बैंक में 2 साल के लिए और 2 साल उस फिक्स्ड डिपॉजिट को हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली नेट डिमांड की कैटेगरी में आ जाता है।
मतलब ओवरड्यू जब हो गया आपका अमाउंट बैंक के पास, 2 साल उसके पूरे समाप्त हो गए, तो टाइम लायबिलिटी फिर उस केस में नेट डिमांड बन जाता है, तब आप उसको एनी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन 2 साल के पहले आप निकालने जाएंगे तो आपको वो पैसा आपके लिए वो नेट डिमांड के रूप में नहीं मिलेगा, वो फिर वो टाइम लायबिलिटी के बाउंड्री से जाएगा। फिर उसका बैंक के अपने रूल्स रहेंगे जिसकी बेसिस पे आपको वो एफडी तुड़वाने पर आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट वगैरह बहुत कम मिलेगा और आपके कुछ चार्जेस बैंक काटेगी। तो हम देखते हैं ये किस तरीके से बैंक फंक्शन करती है। हमको ये समझना जरूरी है कि बैंक फंक्शन किस तरीके से करती है। ये पब्लिक है, ये कंपनी है, कंपनी में प्राइवेट कंपनी भी आती है और पब्लिक कंपनी भी आती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी भी आती है और प्राइवेट कंपनियां भी आती है। तो यहाँ पे पब्लिक ने क्या किया, अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया अपना पैसा बैंक में, ठीक है। अब पब्लिक ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कंपनी ने भी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक के पास एक पैसा रिजर्व आ गया, ठीक है। बैंक के पास एक पैसा आ गया, अपने पास एक अमाउंट आ गया बैंक के पास। अब पब्लिक ने बैंक के पास पैसा दिया है, तो बैंक क्या करेगी, उस पैसे पे, उस डिपॉजिट पे कंपनी को और पब्लिक को दोनों को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। क्लियर, दोनों को कंपनी क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। अब अगर बैंक सिर्फ यही बिजनेस करेगी कि सिर्फ पैसा ले रही है और उस पर इंटरेस्ट दे रही है, तो बैंक लॉस में चली जाएगी, है कि नहीं। तो अब बैंक क्या करती है, इसको फर्दर देती है, मतलब जिन लोगों से पैसा लिया अपने पास रखा, और जिन लोगों को जरूरत है उस पैसे की, उन पब्लिक को या उन कंपनी को वो बैंक लोन के रूप में वो अमाउंट, वो मनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बैंक ने क्या करा, पब्लिक और कंपनी को लोन के रूप में अमाउंट प्रोवाइड किया। उस लोन पे बैंक पब्लिक से, कंपनी से इंटरेस्ट लेगी, मतलब जो भी लोन दिया है बैंक ने पब्लिक को या फिर कंपनी को, तो उस लोन पे पब्लिक बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो इससे बैंक की इनकम होगी। जनरली लोन पर जो इंटरेस्ट बैंक लेती है वो इंटरेस्ट क्या होता है, हायर होता है, वो ज्यादा होता है जो कि डिपॉजिट पे बैंक देती है पब्लिक और कंपनी को। मतलब जो डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट दे रही है वो इंटरेस्ट कम होता है, और जो इंटरेस्ट लोन पर ले रही है पब्लिक से और कंपनी से वो इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से बैंक की इनकम होती है, और बेसिकली यही होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये आपका नेट डिमांड है। नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिमांड लायबिलिटी मतलब जो भी डिपॉजिट कंपनी ने या बैंक ने किया है, जो उसने सेविंग अकाउंट में और जो उसने करंट अकाउंट में पैसे जमा करके रख रखे हैं, वो होता है डिमांड लायबिलिटी, ठीक है। जो पब्लिक या कंपनी एनी टाइम बैंक से पैसा निकाल सकती है, मतलब ऑन डिमांड पैसा निकाल सकती है। टाइम लायबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम लायबिलिटी में फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारी चीजें आती हैं। टाइम लायबिलिटी का पैसा कब मिलेगा, पब्लिक को या फिर बैंक कंपनीज को, जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, जो अवधि है, ठीक है, जो समय सीमा है, जब वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, तब जाके वो अमाउंट इनको मिलेगा, ठीक है। तो डिमांड लायबिलिटी हो गई, टाइम लायबिलिटी हो गई। अब आता है ओडीटीएल। अब ओडीटीएल क्या होता है, ओडीटीएल होता है अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है, इसमें आता है एक्रूड इंटरेस्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे कि बिल्स पेबल। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा कस्टमर ने अर्न कर लिया है लेकिन उसको मिला नहीं है, ठीक है, तो वो चीजें वो बैंक उसको जब देगी ना तो उसको कहते हैं अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। अब उसमें से बैंक ने क्या किया, जो पैसा दूसरी बैंक के पास रखा है, मतलब यहाँ पे बैंक के पास बैंक को पब्लिक से 100 रुपए मिले हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बैंक ने पब्लिक से बैंक को 100 करोड़ रुपए मिले हैं, मान लीजिए, छोटी बात क्यों करें, बड़ी बात करेंगे, ठीक है। पब्लिक से बैंक को 100 करोड़ रुपए मिले हैं और बैंक ने किसी और बैंक में, अनदर बैंक में, किसी और बैंक में इसमें इस 100 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए किसी और बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो अब इस बैंक के पास कितना बचे, 90 करोड़। कितने बचे, 90 करोड़, ठीक है। तो ये टोटल डिमांड एंड लायबिलिटीज की बैंक के पास जो आई थी, जिसमें से 10 करोड़ रुपए उसने दूसरी बैंक में जमा कर दिया, इस अनदर बैंक में जमा कर दिया, ठीक। तो
इस सोने से मतलब डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज और ओडीटीएल, ये तीनों चीजें मिला के अब बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हो रहे थे, जिसमें से इसने 10 करोड़ रुपए किसी और बैंक में ले जाके जमा कर दिया। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। तो जो नेट अमाउंट बैंक के पास अभी बचा हुआ है दूसरी बैंक में जमा करने के बाद वो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो आई होप कि आपको नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का कांसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक फर्दर वीडियो बना दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, केस रिजल्ट रेशो, जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और ग्रोथ को मेंटेन करके रखती है। थैंक यू। Please do like, share and subscribe my channel for such contents.